नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जी के भविष्य में स्वागत। दोस्तों, सुबह वाली जो क्लास थी उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण कुछ समस्याएं उत्पन्न हो गई थी, जिसके कारण जो है वो आप लोगों की जो क्लास है वो सुचारू रूप से सही ढंग से नहीं चल पाई। तो उसको कुछ सुधार करते हुए अब जो है हम ये जो वीडियो है ये आप लोगों के लिए बना रहे। दोस्तों, हमारे जो चल रहा था वो एशिया महाद्वीप चल रहा था। दोस्तों, एशिया महाद्वीप के बारे में हमने बात की थी कि ये क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, क्षेत्रफल ही नहीं जनसंख्या की दृष्टि से एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप माना जाता है। और ये जो महाद्वीप है ये मुख्य रूप से उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में क्या है अवस्थित है। हमने एशिया महाद्वीप पर लास्ट वाली जो क्लास थी उसमें हमने बात की थी कि एशिया महाद्वीप जो है इस एशिया महाद्वीप की स्थिति की, एशिया महाद्वीप की प्रमुख अक्षांश व देशांतरीय स्थिति, एशिया महाद्वीप के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े देश, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े देश, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश। जबकि हमने बात की थी जनसंख्या की दृष्टि से एशिया महाद्वीप के सबसे बड़े जो नगर हैं वो कौन से हैं। उसके बाद में हमने बात की थी एशिया महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थलों की, हमने बात की थी एशिया महाद्वीप के प्रमुख द्वीपों की, हमने विस्तार से क्या की थी, चर्चा की थी। आज की जो क्लास है इस क्लास के अंतर्गत हम जो बात करने जा रहे हैं दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। हम आज की क्लास में बात करेंगे एशिया महाद्वीप के प्रमुख पर्वत शिखर। और दोस्तों, जैसे ही पर्वत की बात करते हैं हम, पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। मोस्टली जो पर्वत है वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक तो बात करते हैं वलित पर्वत, यानी विश्व में जो वलित पर्वत हैं वो नवीनतम पर्वतों के रूप में क्या किए जाते हैं, शामिल किए जाते हैं। जब दो प्लेटें आपस में टकराती है और टकराव के फलस्वरूप उनमें जो वलन पड़ते हैं उन वलन को क्या कहा जाता है, वलित पर्वत कहा जाता है। जैसे अगर हम एशिया महाद्वीप के संदर्भ में बात करेंगे तो हमारा हिमालय है, हिमालय जो है वो वलित पर्वत का महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसके अलावा अगर आप वलित पर्वतों की बात करोगे तो जोग्रोस पर्वत या जेग्रोस पर्वत कहते हैं, एक होता है ज्वालामुखी पर्वत। और ज्वालामुखी पर्वत यानी कहने का अर्थ है पृथ्वी में आंतरिक क्रिया के कारण पृथ्वी के जो कमजोर स्थान होते हैं वहां पर जो लावा है पृथ्वी का आंतरिक वो बाहर आने लगता है और जो मेग्मा है वो धरातल पर आकर लावा के रूप में क्या होता है, जमा होता है। उसे क्या कहा जाता है, ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है। और ज्वालामुखी पर्वतों का जो उदाहरण है वो फ्यूजमा, या हम कहते हैं भारत में बेरन है। 2 ज्वालामुखी हैं, ये ज्वालामुखी पर्वत माने जाते हैं। और एक होता है ब्रह्मोत्तर पर्वत। और अगर एशिया महाद्वीप में ब्रह्मोत्तर पर्वत की बात करेंगे तो विंध्याचल, सतपुड़ा, ये जो है ज्वालामुखी पर्वतों का क्या माने जाते हैं, उदाहरण माने जाते हैं। दोस्तों, हम एक एक पर्वत को लेंगे, उनकी लोकेशन की बात करेंगे, कौन से देश में उस पर चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ जो हम बात करेंगे इसकी महत्वपूर्ण विशेषता। दोस्तों, अगर बात करते हैं विश्व में सर्वाधिक जो ऊंचे पर्वत हैं वो एशिया महाद्वीप में माने जाते हैं। और लास्ट जो वीडियो था जिसमें हमने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप किया था तो हमने एक छोटी बात की थी एंकाकागुआ, और हमने कहा था कि एशिया के बाहर सबसे ऊंची जो चोटी है वो एकाकागुआ है जो 6907 मीटर के आसपास क्या की मानी जाती है, ऊंचाई मानी जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले पर्वतों पे बात करें और हमने पर्वतों को कितने भागों में बांटा, 3 भागों में, वलित पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत और ब्रह्मोत्तर पर्वत। अब एक एक पर्वत को लेते हैं और एक एक पर्वत को लेकर उन पर हम क्या करते हैं, विस्तार से चर्चा करते हैं। किसी भी प्रकार की टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए तो आप बेझिझक जो है वो मैसेज कर सकते हैं। और कोशिश यही रहेगी कि आपकी जो भी दिक्कत आई उसे हम क्या करेंगे, सही ढंग से निवारण करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले अगर पर्वतों की बात करते हैं तो हम आते हैं, हमने लास्ट जो क्लास थी इस लास्ट क्लास के अंतर्गत हमने एक पर्वत श्रृंखला की बात की थी। और ये जो पर्वत श्रृंखला है ये हम कहते हैं यहाँ पे इस प्रकार से दिख रहा होगा आपको, एक पर्वत श्रृंखला है और पर्वत का नाम है
यूराल पर्वत। और यूराल जो पर्वत है, इस पर्वत की विशेषता ये है कि यूराल पर्वत जो है वो एशिया व यूरोप का विभाजन करता है, यानी एशिया व यूरोप की सीमाओं का जो निर्धारण है वो कौन सा पर्वत करता है? यूराल पर्वत करता है। यूरोप प्लस एशिया की जो सीमाओं का निर्धारण करता है वो कौन सा पर्वत करता है? यूराल पर्वत करता है। दोस्तों, इसकी दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि ये नवीन जो वलित पर्वत है, जैसे हिमालय, रॉकीज, एंडीज, इनसे पहले क्या हुआ? इसका निर्माण, यानी वर्तमान जो नवीन पर्वत है, इन नवीन पर्वतों से पहले इसका क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। और हम कहें ये कैसा उदाहरण है? वलित पर्वत माना क्या जाता है। और वर्तमान जो नवीन वलित पर्वत है उनसे पुराना पर्वत ये क्या किया जाता है? माना जाता है। और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है, ये जो इसकी सर्वोच्च चोटी है उसे कहा जाता है नरोद नाया। नरोद नाया जो है ये इसकी सर्वोच्च पर्वत चोटी मानी जाती है। दोस्तों, जो आपको याद रखना है, याद ही रखना है, यूराल पर्वत जो है वो एशिया व यूरोप की सीमा का निर्धारण करता है। नवीन वलित पर्वतों से पहले इसका क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। और वलित पर्वतों का क्या माना जाता है? उदाहरण माना जाता है। सर्वोच्च चोटी पूछे, नरोद नाया जो है इसकी सर्वोच्च चोटी मानी जाती है। दूसरा जो पर्वत है वलित पर्वतों में वो भारत में है। और ये जो पर्वत है इसे कहा जाता है हिमालय। और हिमालय जो है वो विश्व का सबसे नवीनतम वलित पर्वत माना जाता है। पहली बात तो ये, पहली विशेषता। विश्व का सबसे नवीनतम वलित पर्वत कौन सा है? हिमालय। क्यों? क्योंकि इसकी हिमालय की एक श्रृंखला है जिसे हम बोलते हैं शिवालिक हिमालय, जो हिमालय की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी मानी जाती है। वो इस पृथ्वी की सबसे नवीनतम क्या मानी जाती है? पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। उसके बाद में इस पृथ्वी पर पर्वतों का निर्माण नहीं हुआ, इसलिए हम कहते हैं कि वो सबसे नवीन जो पर्वत है वो कौन सा है? हिमालय पर्वत माना जाता है, जो कि सिंधु घोष से भारत में ब्रह्मपुत्र घोष तक विस्तृत है। कुल जो इसकी लंबाई है वो है 2500 किलोमीटर। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो है 6000 से लेकर 6100 मीटर। और इसलिए कहते हैं ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत मानी जाती है। सर्वाधिक ऊंची जो पर्वत है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय पर्वत श्रेणी है, जो कैसी है? वलित पर्वत श्रेणी का क्या माना जाता है? उदाहरण माना। देखो दोस्तों, इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वह है माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट जो है उसकी ऊंचाई है 8848 मीटर। कहां पे है? नेपाल में। और इसे कहा जाता है सागर माथा। क्या कहा जाता है? सागर माथा के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। और दोस्तों, ये जो पर्वत श्रेणी है ये नेपाल में क्या है? अवस्थित है, जो विश्व की सबसे ऊंची क्या मानी जाती है? चोटी मानी। और इसके बाद में एक जो चोटी है जो विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, और इस चोटी का नाम है कंचनजंगा। कहां पे है? भारत के सिक्किम राज्य में प्लस नेपाल में क्या है? अवस्थित है। और इसकी जो ऊंचाई है वह 8598 मीटर, जो कि हिमालय में भारत की सबसे ऊंची क्या मानी जाती है? चोटी। भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो ये नहीं है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है, जो कि हिमालय का हिस्सा नहीं है। भारत की हिमालय की सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है? कंचनजंगा है।
और ये इसकी ऊंचाई जो है वो है 8,598 मीटर, जो विश्व की तीसरी सबसे ऊंची क्या मानी जाती है, चोटी मानी जाती है। दोस्तों हिमालय में आपको यही बात याद रखनी, और जो है हम जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, इंडियन ज्योग्राफी के अंदर इसके प्रत्येक जो पार्ट है, प्रत्येक पार्ट को छूते हुए हम क्या करेंगे, निकलेंगे। यानी ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं रहेगा जो आपको याद नहीं होगा, सारे प्रश्न याद होंगे। और जहां तक आप लोगों का साथ है और अनुभव है, हम सभी प्रश्न जो हैं वो ऐसे करेंगे कि आपकी कंपटीशन एग्जाम में जो प्रश्न है वो अपनी क्लास से बाहर नहीं है। तो दोस्तों हिमालय में ये हो गया, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में हम ट्रांस हिमालय की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, ट्रांस हिमालय की बातें करेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब जो है हम बात करते हैं ट्रांस हिमालय की, और ट्रांस हिमालय की जैसे हम चर्चा करते हैं ये हमने किया था हिमालय। अब हम बात करते हैं ट्रांस हिमालय। दोस्तों ट्रांस हिमालय में मुख्य रूप से काराकोरम, लद्दाख, जास्कर पर्वत श्रेणियों को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। ट्रांस का अर्थ होता है इस दुनिया का नहीं, यानी इस दुनिया का अर्थ है यहाँ पर हिमालय से संबंधित है। यानी कहने का अर्थ ये है कि ट्रांस हिमालय जो है वो हिमालय का हिस्सा नहीं है, और इस ट्रांस हिमालय की एक श्रृंखला है जिसे कहा जाता है काराकोरम। और काराकोरम पर्वत चोटी की जो विशेषता है वो विशेषता ये है कि मध्य एशिया में क्या की जाती है, शामिल की जाती है, और इसलिए इसे मध्य एशिया की रीढ़ कहा जाता है। यानी रीढ़ जो होती है महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। जैसे मनुष्य की शरीर की सबसे महत्वपूर्ण जो हड्डी होती है वो रीढ़ की हड्डी होती है, उसी प्रकार से मध्य एशिया में सबसे ऊंची जो पर्वत श्रेणी है वो कौन सी है, काराकोरम पर्वत श्रेणी है। और वैसे ये है कहां पर, ये है J&K, यानी जम्मू कश्मीर का जो लद्दाख का हिस्सा है, यानी वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश माना जाता है, लद्दाख में क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। दोस्तों इसमें जो याद रखनी है, इसकी एक चोटी है जिसे बोलते हैं K2, और K2 का ये नाम है गोडविन आस्टिंग। और ये जो गोडविन आस्टिंग है ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। पहली बात तो भारत की सबसे ऊंची चोटी, और दूसरी विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है, K2 या गोडविन आस्टिंग। और कौन से राज्य में, लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां पर अवस्थित है। दोस्तों इसमें याद रखनी है कि वर्तमान में ये जो K2 है ये कहां पे है, ये है पाकिस्तान और चीन की जो सीमा है, यानी एक POK पाक अधिकृत कश्मीर और एक अक्साई चीन, दोनों की जो सीमाएं हैं उन सीमाओं में चाइना के अधिकार क्षेत्र के पास ये क्या की जाती है, शामिल की जाती है। और एक जो हमने बात की थी कंचनजंगा, वो कहां पर है, सिक्किम में, नेपाल और सीमा भारत की सीमा पर। दोनों ही पर्वत चोटियां कौन से हैं, दो देशों के साथ क्या करती है, स्पर्श करते हैं। यानी पूर्ण रूप से ये दोनों जो पर्वत श्रेणी है ये भारत में अवस्थित नहीं। हम बात करेंगे जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब विस्तार से चर्चा करेंगे कि भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी। अभी आपको जो याद रखना है, भारत की सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है, वह K2 गोडविन आस्टिंग जिसे कहा जाता है। और कहां पे है, काराकोरम पर्वत श्रेणी में, लद्दाख में, हिमालय का हिस्सा नहीं है। दूसरी याद रखें, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो हम कहेंगे कंचनजंगा, और 8,598 मीटर है, कहां पे, सिक्किम में। तो दोस्तों एक बात तो ये आप जो है याद रखोगे, यूराल पर्वत किया है हमने, हिमालय किया है, और हमने क्या किया है, काराकोरम पर्वत श्रेणी की है। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं जापान। ये जो द्वीप आपको दिख रहा है ये क्या है, जापान। और जापान में, जापान के अंदर जो पर्वत चोटी है
उसे कहा जाता है फ्यूजियामा। क्या कहा जाता है? फ्यूजियामा। और फ्यूजियामा जो है वो जापान की सबसे ऊंची क्या मानी जाती है? चोटी मानी जाती है। यानी जापान देश की सबसे ऊंची जो चोटी है, सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है? फ्यूजियामा। और ये जो फ्यूजियामा है ये कैसा है? ज्वालामुखी पर्वत है। कैसा है? ज्वालामुखी पर्वत माना जाता है। दोस्तों आपको पता है जापान जो देश है वो यूरेशिया प्लेट व प्रशांत प्लेट के मध्यवर्ती भाग में इनका जब अभिसरण हुआ था, अभिसरण के कारण जो है इस महाद्वीप में जो जापान है उस द्वीप का क्या हुआ? निर्माण हुआ। तो अभिसरण के कारण जापान का निर्माण हुआ है। और जब अभिसरण होता है उससे जो लावा बाहर निकलता है उस लावे की प्रक्रिया के ऊपर क्या है? इसीलिए जापान जो है वो सर्वाधिक भूकंप वाला क्या माना जाता है? देश माना जाता है। तो एक तो फ्यूजियामा। अब हमने कह दिया अभिसरण किनारे पर है, तो यहाँ पे छोटे छोटे जो है वो ज्वालामुखी पाए जाते हैं। इस प्रकार से छोटे छोटे ज्वालामुखी पाए जाते हैं और इन ज्वालामुखियों को मिलाती हुए जो काल्पनिक रेखा है उससे कहा जाता है फोसा मैग्मा। क्या कहा जाता है? फोसा मैग्मा कहा जाता है। फोसा मैग्मा क्या है? जापान के अंदर ज्वालामुखी पर्वतों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है, जो दरार रेखा है, उसे क्या कहा जाता है? फोसा मैग्मा कहा जाता है। तो दोस्तों जापान में आपको दो ही याद रखने हैं, एक तो याद रखना है फ्यूजियामा और दूसरा याद रखना फोसा मैग्मा। क्या याद रखना है? फोसा मैग्मा। नेक्स्ट जो पर्वत आएगा वो आएगा एल्ब्रूज पर्वत। और एल्ब्रूज पर्वत है वो इस प्रकार से, एल्ब्रूज पर्वत। और ये जो एल्ब्रूज पर्वत है इस प्रकार से कौन से देश में है? हम बात करते हैं ईरान में। कौन से देश में है? ईरान के अंदर क्या है? अवस्थित है। और इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण जो चोटी है उसका नाम है देमावेन। क्या है? देमावेन। यानी कहने का अर्थ यह है ईरान देश के अंतर्गत पूर्व से पश्चिम दिशा में जो पर्वत श्रृंखला है उसे क्या कहा जाता है? एल्ब्रूज पर्वत कहा जाता है। और एल्ब्रूज पर्वत की सबसे ऊंची जो चोटी है उसे क्या कहा जाता है? देमावेन के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। दूसरा ही जापान में एक पर्वत और है, और ये जो पर्वत है इस पर्वत को कहा जाता है जेग्रोस या जाग्रोस पर्वत कहा जाता है। ये भी कहां पर है? ईरान में। बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि जेग्रोस या जाग्रोस जो पर्वत है वो किस देश में है? तो आपको याद रखना ईरान में दो पर्वत है, एक तो एल्ब्रूज पर्वत है जिसकी सबसे ऊंची चोटी देमावेन है, और दूसरा याद रखना जेग्रोस जो है वो ईरान के दक्षिणी भाग में अवस्थित क्या है? महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। दोस्तों इसके बाद में जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो यहाँ पे एक हिमालय का अग्रिम विस्तारित रूप है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वरना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जल्दी से इसका जो है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको याद करने में जो है आसानी होगी। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, तो मैं यहाँ से हटाने जा रहा हूं। हमने मुख्य रूप से एशिया की जो पर्वत श्रृंखलाएं इन पर क्या कर रहे हैं? चर्चा कर रहे हैं। चर्चा का विषय लगातार जारी रहेगा आप लोगों के साथ, और आप लोग जो हैं वो लगातार क्लास देखते रहिए। तो ये है काराकोरम, और ये जो है ये हमने हिमालय किया है। ये पहला हिमालय किया था, काराकोरम है। अब हिमालय का अग्रिम विस्तारित रूप जो है इस प्रकार से, ये इसे कहा जाता है दोस्तों हिमालय का अग्रिम पूर्वी दक्षिणी जो विस्तार है ये भारत और म्यांमार की सीमा का क्या करता है? निर्धारण करता है। यानी भारत और म्यांमार की सीमा का निर्धारण जो है वो कौन सा पर्वत करता है? और पहला ऑप्शन आता है हिमालय, लेकिन हिमालय उत्तर है नहीं होता, हम कहते हैं अराकान योमा।
अराकान योमा जो है वो भारत और म्यांमार के मध्य सीमा का निर्धारण करता है। दूसरी, ये हिमालय का दक्षिण पूर्वी क्या माना जाता है, विस्तार माना जाता है। और ये दक्षिणी भारत और म्यांमार के मध्य सीमा बनाते हुए ये समुद्र में बंगाल की खाड़ी में डूब जाता है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो इसी का अग्रिम विस्तारित रूप क्या किया जाता है, माना जाता है। और इसका जो विस्तार है वो इंडोनेशिया तक विस्तृत है। जावा सुमात्रा वाला जो द्वीप है यहाँ तक इसका विस्तार क्या किया जाता है, माना जाता है। दोस्तों इसमें जो याद रखने वाली जो महत्वपूर्ण बात है वो यही है कि भारत और म्यांमार की सीमा का निर्धारण कौन सा पर्वत करता है। दूसरी, इसकी सबसे ऊंची चोटी याद रख लेना। और इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है उसे हम कहते हैं विक्टोरिया। क्या कहा जाता है, विक्टोरिया जो है वो अराकान योमा जो पर्वत श्रेणी है इसकी सर्वोच्च पर्वत चोटी क्या की जाती है, मानी जाती है। अब हम जो बात करेंगे वो करेंगे बोर्निया पर। और बोर्निया में इस प्रकार से एक पर्वत श्रृंखला है, उत्तर से दक्षिण दिशा में बोर्निया द्वीप के पश्चिमी भाग में अवस्थित है। और ये जो पर्वत चोटी है ये आपको इतना ही याद रखना है कि बोर्निया देश में जो महत्वपूर्ण पर्वत चोटी है वो कौन सी है, उसका नाम है सेहवानेर। क्या है, सेहवानेर। और सेहवानेर जो पर्वत है इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है उसे हम बोलते हैं कान बालू। क्या बोलते हैं, कान बालू। यानी कहने का अर्थ सेहवानेर जो है उस सेहवानेर कौन से देश में है, बोर्निया द्वीप में। और ये जो है इसकी सर्वोच्च जो चोटी है वो कौन सी है, कान बालू मानी जाती है। कौन सी मानी जाती है, कान बालू मानी जाती है। नेक्स्ट जो पर्वत हम करेंगे वो हम करेंगे हमारे भारत के ही महत्वपूर्ण पर्वत हैं और आपको पता है उन्हें हमने पहले भी चर्चा कर चुके हैं। एक तो है विंध्याचल और एक है सतपुड़ा। विंध्याचल और सतपुड़ा जो है वो कैसे पर्वत माने जाते हैं, बरगसोत पर्वत माने जाते हैं। यानी कहने का अर्थ ये बरगसोत पर्वत क्या होता है, एक बार मैं समझा देता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल ये पृथ्वी और इस पृथ्वी पर मुख्य रूप से ये जो है पर्वत यानी क्या है, भौगोलिक क्षेत्र है, पेड़ है। और ये जो पेड़ हैं कालांतर में पृथ्वी के आंतरिक हलचल के कारण इनमें क्या पड़ती है, दरार पड़ जाती है, यानी भ्रंश रेखा। और दोबारा जब भ्रंश रेखा का कोई हिस्सा जो है वो ऊपर से नीचे की ओर क्या होता है, बैठ जाता है। यानी ये जो भौगोलिक प्रदेश है ये नीचे की ओर क्या होता है, बैठ जाता है। यानी यहाँ पे था और ये कहाँ पे आ गया, नीचे। तो ये जो खड़े भाग होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है, बरगसोत पर्वत कहा जाता है। और इनके मध्य ये जो बरगसोत पर्वत है इनमें ये जो बैठा हुआ हिस्सा है इसे कहा जाता है भ्रंश घाटी। क्या कहा जाता है, भ्रंश घाटी के नाम से क्या किया जाता है, संबोधित किया जाता है। तो ऊंचे खड़े भाग बरगसोत पर्वत, बैठा हुआ जो भाग है वह बरगसोत घाटी। क्या है, बरगसोत घाटी। तो विंध्याचल और सतपुड़ा जो है वो बरगसोत पर्वत के उदाहरण है। और इनके मध्य जो घाटी है उसे भ्रंश घाटी कहते हैं। और इसी भ्रंश घाटी में आपको पता है भारत की दो महत्वपूर्ण नदियां नर्मदा और ताप्ती नदी क्या होती हैं, प्रवाहित होती है। तो दोस्तों ये जो है ये एशिया महाद्वीप के प्रमुख क्या माने जाते हैं, पर्वत माने जाते हैं। और ये आपको क्या करने, याद रखने। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे की चर्चा करते हैं। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं यहाँ की झीलें। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लगातार झीलें जो है एशिया महाद्वीप की चर्चा का विषय बनी हुई है और भविष्य में भी यहाँ की जो झीलें हैं जो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो आप लोगों के लिए क्या है, महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो दोस्तों हम लोग जो हैं वो अब जो है पर्वतों के बाद में एशिया महाद्वीप की झीलों पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आप लोग जो हैं झीलों के बारे में देखो दोस्तों, वैसे एक टॉपिक बनाने जा रहा हूँ अलग से आप लोगों के लिए कि अलग से विश्व की महत्वपूर्ण झीलें, विश्व के प्रमुख पर्वत श्रेणियां यानी संपूर्ण विश्व के अलग अलग महाद्वीपों के अनुसार, और उसके साथ साथ जो है वो विश्व के प्रमुख जो है नदियां हैं। सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे महत्वपूर्ण नदी,
ये अलग अलग टॉपिक में 10-10 मिनट के जो टॉपिक होंगे उनमें आप लोगों के लिए बनाएंगे, ताकि अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो केवल 10 मिनट में वो जो टॉपिक है वो आपके क्या हो जाए, समझ में आ जाए। तो दोस्तों सबसे पहले जो हम बात करने जा रहे हैं वो विश्व की सबसे बड़ी जो झील है उस झील पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। और आप सबको पता है इस झील पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। झील का नाम है कैस्पियन सागर। दोस्तों इसे सागर क्यों कहा जाता है? सागर इसलिए कहा जाता है कि स्थल भाग में इससे बड़ी झील कोई भी नहीं, बहुत बड़ी झील है। और आपने नाम सुना सुपीरियर झील, जो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, उस झील से 5 गुना क्या है, बड़ी झील है। सबसे बड़ी जो विशेषता है वो याद ये रखनी है कि यह जो है ये विश्व की सबसे बड़ी झील। दूसरी विशेषता, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है वो भी यही है, क्योंकि इसमें जो है वो नमक की मात्रा क्या है, ज्यादा है। और हम क्या, विश्व की तीसरी सर्वाधिक खारी झील जो है वो कौन सी है, कैस्पियन सागर क्या की जाती है, मानी जाती है। दोस्तों जैसे हम बात करते हैं ये जो झील है ये 5 देशों में क्या है, विस्तृत है। यानी कहने का अर्थ ये है कैस्पियन सागर जो झील है वो कितने देशों में है, 5 देशों में है। इधर हम बात करते हैं अजरबैजान, यहां पे जो है रूस है। यानी पहला जो देश है वो कौन सा, अजरबैजान। दूसरा जो देश है वो कौन सा है, रूस है। तीसरा कजाकिस्तान। चौथा तुर्कमेनिस्तान। और 5वां जो देश माना जाता है वो यहां पे है, इसे कहा जाता है ईरान। क्या कहा जाता है, ईरान। यानी 5 देशों के मध्य विश्व की सर्वाधिक बड़ी जो झील है वो क्या है, अवस्थित है, कैस्पियन सागर। कौन कौन से, अजरबैजान, रूस, कजाकिस्तान या कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान में क्या है, विस्तृत है। और हमने कहा था कैस्पियन सागर जो है वो सुपीरियर झील से 5 गुना बड़ी झील क्या की जाती है, मानी जाती है। दोस्तों दूसरी सबसे महत्वपूर्ण जो झील है वो यहां पे अवस्थित है और इस झील का नाम है बैकाल झील। और बैकाल झील साइबेरिया जो रूस है उसमें क्या है, अवस्थित है। और ये जो झील है ये विश्व की सर्वाधिक गहरी झील मानी जाती है। विश्व की सबसे गहरी झील यानी इसकी संपूर्ण जो गहराई है उस, अगर गहरा बिंदु की बात करेंगे तो वो मर्त सागर में, कहां पे, डेड सी या मर्त सागर। अगर बात यह है विश्व की सबसे गहरी झील तो हम कौन सी करेंगे, बैकाल झील है। और बैकाल झील जो है वो कहां पे है, रूस में। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी क्या है, कैस्पियन सागर मानी जाती है। एक तो ये होगी बैकाल झील। दूसरी जो हम बात करने जा रहे हैं वो यहां पर एक झील है और इस झील को कहा जाता है वान झील या इसे वान गोलू के नाम से भी जानी जाती है। और ये कौन से देश में, तुर्की में। किस देश में, तुर्की में। और वान झील जो है वो विश्व की सर्वाधिक खारी झील मानी जाती है। विश्व में सबसे खारी झील है वो कौन सी है, वान झील है। देखो दोस्तों 2 प्रश्न हो गए। विश्व की सबसे बड़ी खारी झील तो कैस्पियन सागर, विश्व में सर्वाधिक खारी झील
तो कम कहेंगे वान झील या वान, यानी इसमें नमक की मात्रा क्या है, ज्यादा है। क्या है, नमक, यानी 1000 ग्राम अगर पानी लेंगे उसमें 333 ग्राम जो है वो क्या प्राप्त होगा, नमक प्राप्त होगा। तो विश्व में सर्वाधिक खारी झील जो है वो वान झील तुर्की में है, या इसे स्थानीय भाषा में गोलू झील के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। इतनी बात आपको याद रखनी। और ये जो है ये तुर्की की सबसे बड़ी झील क्या की जाती है, मानी जाती है। वान झील के दक्षिण में एक झील और है, और ये जो झील है ये जॉर्डन में स्थित है, और इस झील को कहा जाता है डेड सी, या इसे बोलते हैं मर्त सागर। डेड सी या मर्त सागर जो है वो मुख्य रूप से कौन से देश में है, वो मुख्य रूप से है जॉर्डन में। किस देश में है, जॉर्डन देश में, यानी इजराइल और जॉर्डन की सीमा में। और इसकी जो विशेषता है वो विशेषता ये है कि दूसरी सर्वाधिक खारी झील, दूसरी सर्वाधिक खारी झील जो है वो कौन सी है, मर्त सागर या डेड सी। और इससे भी इंपॉर्टेंट ये जो है ये भ्रंश घाटी में क्या है, अवस्थित है। और ये जो भ्रंश घाटी में हमने अभी बात की थी भ्रंश घाटी की, तो स्थल भाग का सबसे गहरा अगर बिंदु कहीं पे है तो वो इसी भ्रंश घाटी डेड सी या मर्त सागर के अवस्थित है, जो कहाँ पे है, वो है जॉर्डन में। कहाँ पे, जॉर्डन। और हमने अफ्रीकी महान भ्रंश घाटी की बात की थी, और उसी का अग्रिम विस्तारित जो रूप है वो क्या है, ये जॉर्डन वाला हिस्सा माना जाता है, जिसके अंदर कौन सा झील स्थित है, मर्त सागर क्या है, अवस्थित है, जिसे हम बोलते हैं डेड सी के रूप में क्या किया जाना जाता है। तो एक तो हमने किया वान झील जो विश्व की सर्वाधिक खारी झील, दूसरी डेड सी या मर्त सागर जो विश्व की दूसरी सर्वाधिक खारी झील है, और तीसरी सर्वाधिक खारी झील जो है वो कौन से, कैस्पियन सागर। यहाँ पे काराबुगार की खाड़ी है, और ये जो काराबुगार की खाड़ी है ये विश्व की तीसरी सर्वाधिक खारी झीलों में क्या की जाती है, गिनी जाती है। एक बात तो ये, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम यहाँ की प्रमुख जो झीलें हैं उन पे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। एशिया महाद्वीप की प्रमुख जो झीलें हैं उन पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो अब जो है अन्य झीलों पर हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। चलो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। ये तो बेकार झील है, इसे तो रहने देते हैं। दोस्तों एक जो झील है वो यहाँ पे अवस्थित है, और इस झील का नाम है अरल सागर। क्या है, अरल सागर। देखो दोस्तों सागर दो झीलों के पीछे लगा है, एक तो है कैस्पियन सागर और दूसरा जो है अरल सागर। और अरल सागर जो है वो दो देशों में अवस्थित है, एक तो कजाकिस्तान और दूसरा उज्बेकिस्तान। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान के अंदर क्या है, विस्तृत है। इस झील की विशेषता है कि एशिया महाद्वीप में कैस्पियन सागर के बाद में दूसरी सबसे बड़ी जो झील है वो कौन सी है, अरल सागर है। यानी एशिया महाद्वीप में दूसरी सबसे बड़ी झील जो है कौन सी है, अरल सागर। और इस झील की विशेषता है कि ये झील लगातार क्या हो रही है, संकुचित होती जा रही है। क्या हो रही है, संकुचित करता है। इसका जो विस्तार है वो लगातार जो है वो धीरे धीरे जो है क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी ये संकुचित होती जा रही है। कौन सी दो देशों में, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के अंदर क्या है, अवस्थित है। नेक्स्ट जो झील हम करेंगे वो झील भारत में है, लद्दाख में, और उसका नाम है वुल्लर झील। वुल्लर झील जो है वो मीठे पानी की एशिया की सबसे बड़ी झीलों में क्या की जाती है, मानी जाती है। यानी एशिया की मीठे पानी। और ये जो वुल्लर झील है इसका निर्माण एक नदी करती है, और नदी का नाम है झेलम नदी। कौन सी नदी, झेलम नदी जो है वो वुल्लर झील का निर्माण करती है।
जो भारत की नहीं एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में क्या की जाती है, गिनी जाती है। नेक्स्ट जो झील आती है उसे हम बोलते हैं पेनांग झील। कौन सी झील, पेनांग झील। और पेनांग झील जो है वो कहाँ पे है, वो हमारे लद्दाख में अवस्थित है। लद्दाख और तिब्बत में ये जो झील है, अभी बात करते हैं। पेनांग झील अभी चर्चा का विषय बना हुआ पेनांग झील। और इसकी याद रखनी है, एशिया महाद्वीप की खारे पानी की सबसे ऊंची जो झील है वो कौन सी है, पेनांग। कहां पे है, लद्दाख में। कहां पे है, लद्दाख में। और अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो झील आती है वो आती है बलकास झील। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, कजाकिस्तान में ये एक झील है। बलखास भी कह सकते हो और बलकास झील कह सकते हो। बलकास झील है वो कहां पे है, कजाकिस्तान में। तो दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में हम आगे की चर्चा करते हैं। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब जो हम बात करेंगे वो बात ये करेंगे कि एशिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है, यानी एशिया की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी जो झील है वो कौन सी है। तो पहले नंबर पर जो आएगी वो आएगी कैस्पियन सागर। और कैस्पियन सागर पर हमने बात कर ली। दूसरी सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर के बाद में छोटी है तो वो कौन सी है, अरल सागर। तीसरी जो है बलकास झील। और हमने बात की है बलकास झील जो है वो कहां पे है, कजाकिस्तान में क्या है, अवस्थित है। और चौथी जो है टोनेल झील। और टोनेल झील जो है वो कहां पर है वो मैं बता देता हूं। कंबोडिया में अवस्थित है। तो कहने का अर्थ यह है टोनेल झील जो है वो कौन से देश में अवस्थित है, वो कंबोडिया में अवस्थित है। किस देश में अवस्थित है, कंबोडिया में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी कैस्पियन सागर, दूसरे नंबर पर अरल सागर, तीसरे पर बलकास या बलखास झील और चौथे नंबर पर जो है वो टोनेल झील के रूप में क्या की जाती है, मानी जाती है। तो दोस्तों आज की जो क्लास थी इस क्लास के अंतर्गत हमने जो बात की थी वो एशिया महाद्वीप की प्रमुख पर्वत श्रेणियों के ऊपर चर्चा की थी। हमने एशिया महाद्वीप की झीलों पर चर्चा कर ली है। नेक्स्ट जो क्लास होगी इसके अंतर्गत हम जो बात करेंगे वो पठारों की बात करेंगे और पठारों के साथ साथ एशिया महाद्वीप की महत्वपूर्ण जो नदियां हैं उन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नदियों के संदर्भ में लगातार छोटे कंपटीशन एग्जाम जो हैं इनमें लगातार पूछ रहा है। जो भी बच्चे इस चैनल को नए देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर क्लास पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक जो है वो शेयर करने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों आज की जो क्लास थी इस क्लास में इतना ही। अगली जो बात है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे और कल जो नेक्स्ट क्लास जो लाइव है उस पर हम विस्तार से चर्चा करें। तो जय हिंद, जय